हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डियर लर्नर एकेडमी। एक बार फिर से आप सबका डियर लर्नर एकेडमी में स्वागत है। प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि यूपीएसआई और यूपी पुलिस का कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है। मतलब मई माह में संभावित है कि मई लास्ट तक हमें उसका नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है, या आप कह सकते हैं कि जून के फर्स्ट सप्ताह में। ठीक है, जून फर्स्ट सप्ताह में या मई लास्ट तक हमें इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। तो उसकी तैयारी को देखते हुए हमें डेली अपने आप को तैयार रखना है और डेली प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है, नोटिफिकेशन से हमें नहीं मतलब है, हमें अपनी तैयारी को मजबूत करना होगा। इसी क्रम में हमने विवेक सर द्वारा, जो एग्जामपुर के विवेक सर हैं, उनके द्वारा लॉन्च की गई मॉड्यूल को सॉल्यूशन करवा रहे हैं। अभी हम लोग बात कर रहे हैं सामान्य अध्ययन की। ठीक है, इसमें हम लोगों ने काफ़ी टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, अभी कुछ ही टॉपिक्स रह गए हैं। ये मॉड्यूल खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम अगले मॉड्यूल की बात करेंगे। ठीक है, यदि आप लोग कहेंगे तो साथ साथ में भी लेकर चल सकते हैं, अगर नहीं तो ऐसे ही चलने दीजिए। फिर आसानी से आप लोग इसके नोट्स बनाते रहिए। हैंड रिटन नोट्स बनाने से फ़ायदा होता है कि जैसे कि आपको कोई भी चीज़ बहुत ही आसानी से तैयार हो जाती है। ठीक है, आप लोग जिस टॉपिक पर चाहेंगे हम उस पर वीडियो लेकर आएंगे, लेकिन हम इसका सॉल्यूशन जो है यूपीएसआई के जो विवेक सर ने लॉन्च किया है बुक, उसका सॉल्यूशन हम पूरा करवा देंगे। आपकी रह गई बात, अभी तो हम सामान्य अध्ययन की बात कर रहे हैं, जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उनको कवर कर लेंगे। इसके बाद हमें क्या रह जाएगा, हिंदी, रीजनिंग, मैथ और भी शेड्यूल जो पॉलिटी के हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, सामान्य ज्ञान में हम मूल विधि का भी पोर्शन रखेंगे और बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपका कवर कराएंगे। आप लोग विश्वास रखिए, जिस आस्था और विश्वास के साथ आप जुड़े हुए हैं उसी आस्था के साथ आप जुड़े रहिए, आप लोगों को बहुत ही अच्छे कंटेंट देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए, यदि आप लोगों को हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उसकी भी पीडीएफ फाइल हम लगवा देंगे, या फिर उसके द्वारा भी हम आप लोगों का सॉल्यूशन करवा सकते हैं। हमारे पास एक से बढ़कर एक नोट्स हैंड रिटन मतलब अपने द्वारा बनाई गई हैं, आप कहेंगे तो हम उसके द्वारा भी सॉल्यूशन करवा देंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। आज हम बात करने वाले हैं किसकी? आज हम बात करने वाले हैं भारत एवं उसके पड़ोसी देश। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है क्या? भारत एवं उसके पड़ोसी देश। ठीक, कौन कौन से हैं, क्या उनका क्षेत्रफल है, किसके सटे हुए हैं, ये सब बातें हम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे परिचय की। तो परिचय में दिया गया है भारत के पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार हैं। ठीक, भारत के पूर्व हिस्से की बात कर रहा है, कौन कौन से हैं? बांग्लादेश और म्यांमार हैं। पश्चिम में पाकिस्तान, ठीक, उत्तर पूर्व में चीन है, नेपाल है और भूटान है। ठीक है, उत्तर पूर्व की बात करें तो कौन कौन से देश हैं? चीन, नेपाल और भूटान आपको उत्तर पूर्व में देखने को मिलेंगे। पूर्व की बात करें तो बांग्लादेश और म्यांमार, और पश्चिम की बात करें तो पाकिस्तान। ठीक है, दक्षिण में बात करें तो श्रीलंका है। दक्षिण में कौन सा है? श्रीलंका। और दक्षिण पश्चिम की बात करें तो मालदीव हो गया आपका। दक्षिण पूर्व में इंडोनेशिया है। ठीक, दक्षिण पश्चिम की बात करें तो मालदीव और दक्षिण पूर्व की बात करें तो इंडोनेशिया है। एक बार फिर से देख लेते हैं। भारत के पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार, पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर पूर्व में चीन, नेपाल, भूटान, दक्षिण में श्रीलंका है, दक्षिण पश्चिम की बात करें तो मालदीव है, और दक्षिण पूर्व में इंडोनेशिया है। ठीक, ये सब हो गए भारत के पड़ोसी देश। भारत अपने सभी पड़ोसी देशों से नेबरहुड फर्स्ट के नीति के अंतर्गत मैत्रीपूर्ण संबंधों को आगे बढ़ा रहा है। भारत जो है अपने सभी पड़ोसी देशों के साथ नेबरहुड फर्स्ट, ठीक, यानी पड़ोसी फर्स्ट के नीति के अंतर्गत मैत्रीपूर्ण संबंधों को आगे बढ़ा रहा है। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि भारत का संबंध पड़ोसी देशों से परामर्शी तथा गैर पारस्परिक दृष्टिकोण पर आधारित है। ठीक, भारत ने दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ यानी सार्क के सदस्य देशों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत का मुख्य उद्देश्य पड़ोसी देशों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित करना है। ठीक, भारत का संबंध मतलब भारत का उद्देश्य क्या है कि पड़ोसी देशों के साथ कोई भी शत्रुतापूर्ण व्यवहार ना हो, यानी मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित करना, यह पहला उद्देश्य है। भारत पड़ोसी देशों के साथ आर्थिक सहयोग, आपदा प्रबंधन तथा सैन्य व रक्षा सहयोग आदि महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। ठीक, आगे चलते हैं। अगर हम बात करें पड़ोसी देशों के साथ भारत का संबंध क्या है, तो भारत और भूटान का संबंध सबसे पहले देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे किसकी? भारत और भूटान के संबंध की। भारत का भूटान के साथ संबंध लगभग 741 ईस्वी से है। ठीक है, 741 ईस्वी मतलब कह सकते हैं कि बहुत पुराना है। भारत और भूटान का संबंध बहुत पुराना है। भारत भूटान के मध्य मैत्री संधि वर्ष 2049 में की गई थी। ठीक, अगर कह दें कि भारत और भूटान के मध्य मैत्री संधि कब की गई थी, तो आप कहेंगे 1949 में की गई थी। ठीक, भारत भूटान मैत्री संधि 1949 में की गई थी। इस संधि के अनुसार दोनों देश अपने आंतरिक मामलों में संपूर्ण रूप से स्वतंत्र रहेंगे। ठीक, मतलब कि कह सकते हैं कि वे दोनों देश जो हैं भारत और भूटान इस संधि के अंतर्गत अपने आंतरिक मामले, जो उनके अंदर के मामले होते हैं, उसमें पूर्ण रूप से स्वतंत्र रहेंगे। ठीक है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे।
वर्ष 1968 में भूटान के साथ भारत के राजनयिक संबंधों की शुरुआत हुई। वर्ष 1968 में भूटान के साथ भारत के राजनयिक संबंधों की शुरुआत हुई थी। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है दक्षिण एशिया उप क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग, ठीक, सेसेक परियोजना क्या है? दक्षिण एशिया उप क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग यानी सेसेक परियोजना। इस परियोजना के माध्यम से भारत को भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार के साथ जोड़ने के लिए एक कॉरिडोर की शुरुआत की गई थी। ठीक, सेसेक परियोजना के माध्यम से भारत को भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार के साथ जोड़ने के लिए एक कॉरिडोर की शुरुआत की गई थी। भूटान की पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब की गई थी? वर्ष 1961 में। भूटान की पहली पंचवर्षीय योजना जो थी उसकी शुरुआत कब हुई थी? वर्ष 1961 में हुई थी। भूटान को कार्बन नेगेटिव देश कहते हैं। ठीक है, भूटान को क्या कहते हैं? कार्बन नेगेटिव देश के नाम से जाना जाता है। भारत के सहयोग से भूटान में 3 पन बिजली परियोजनाएं वर्ष 2009 में प्रारंभ हुई, जो कुरिछू में 60 मेगावाट, चूखा में 336 मेगावाट, ताला में 170 मेगावाट है। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि भारत ने भूटान का बहुत ही सहयोग किया है। 3 पन बिजली परियोजना वर्ष 2009 में प्रारंभ हुई थी। कहाँ कहाँ पर? किरछू में 60 मेगावाट की, चूखा में 366 मेगावाट की, 336 मेगावाट की, और ताला में 170 मेगावाट की। ठीक है, आगे देखते हैं। वर्ष 2014 में श्रीलंका और मालदीव भी सासेक परियोजना के सदस्य बने। ठीक, वर्ष 2014 में श्रीलंका और कौन देश जुड़ा था? मालदीव। ठीक, ये भी क्या हुए? सासेक परियोजना के सदस्य बने। वर्ष 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 200 दिवसीय भूटान यात्रा के दौरान मांग देछू जल विद्युत परियोजना के साथ साथ 10 अन्य समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। ये जैसे क्वेश्चन बन जाएगा कि वर्ष 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 दिवसीय परियोजना जो भूटान के साथ की थी उसमें किस परियोजना पर हस्ताक्षर हुए थे? तो आप कह सकते हैं कि मांग देछू जल विद्युत परियोजना। ठीक, किसने की थी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 2 दिवसीय भूटान यात्रा के दौरान की गई थी। कब की गई थी? 2019 में। ठीक, अगस्त 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सिमटोखा जोंग में भारतीय रुपे कार्ड को लॉन्च किया गया था। वर्ष 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ पर? सिमटोखा जोंग में भारतीय रुपे कार्ड को लॉन्च किया गया था। ठीक है, अब सोचिए भारतीय रुपे कार्ड जो है सिमटोखा जोंग में लॉन्च किया गया था। ठीक, किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि इस परियोजना के तहत भारत भूटान को 10,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन करने में सहयोग करेगा। ठीक, ये जो परियोजना आपने लॉन्च की थी, मतलब हस्ताक्षर उस पर किया था, मांग देछू जल विद्युत परियोजना, इसके अनुसार इस परियोजना के तहत भारत जो है भूटान को 10,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन करने में सहयोग करेगा, मांग देछू जल विद्युत परियोजना के तहत। ठीक, दोनों देशों के मध्य मुक्त व्यापार व्यवस्था लागू है। ठीक, इसमें कोई भी टैक्स मतलब नहीं लगता है। दोनों देशों के मध्य मुक्त व्यापार व्यवस्था लागू है। ई पुस्तकालय परियोजना, इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के मध्य शिक्षा और ज्ञान का आदान प्रदान करना है। ठीक है, एक परियोजना चलती है ई पुस्तकालय परियोजना। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य है दोनों देशों के मध्य शिक्षा और ज्ञान का आदान प्रदान करना। भारत और भूटान के मध्य आपसी सहयोग से ग्राउंड अर्थ स्टेशन व उपग्रह संचार सैटकॉम नेटवर्क का उद्घाटन किया गया। ठीक है, अब ये पूछ सकता है कि भारत और भूटान के मध्य आपसी सहयोग से ग्राउंड अर्थ स्टेशन व उपग्रह संचार यानी सैटकॉम नेटवर्क का उद्घाटन किया गया। ठीक है, भारत के वैक्सीन मैत्री पहल के तहत कोविशील्ड टीके प्राप्त करने वाला भूटान प्रथम देश है। ठीक है, कह सकते हैं भारत के वैक्सीन मैत्री पहल के तहत कोविशील्ड टीका प्राप्त करने वाला भूटान जो है पहला देश है। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि भारत द्वारा भूटानी छात्रों के लिए स्नातक और स्नातकोत्तर अध्ययन के लिए नेहरू वांगचुक राजदूत छात्रवृत्ति आदि एक कई महत्वपूर्ण छात्रवृत्तियाँ उपलब्ध हैं। ठीक है, अब आप बात करते हैं आगे भारत और चीन संबंध के बारे में। तो इसके बारे में भी देखते हैं कि भारत चीन का क्या संबंध है। चीन विश्व में दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। चीन विश्व में दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ठीक है, आगे कह रहा है कि चीन में राजतंत्र को समाप्त कर वर्ष 1911 में गणतंत्र की क्रांति हुई, यानी राजतंत्र को समाप्त कर दिया गया और वर्ष 1911 में क्या हुआ? गणतंत्र की क्रांति हुई। ठीक, चीन में साम्यवादी दल का गठन माओ त्से तुंग द्वारा किया गया। किसके द्वारा? माओ त्से तुंग द्वारा किया गया। चीन में साम्यवादी दल का गठन कब किसके द्वारा किया गया था? माओ त्से तुंग के द्वारा किया गया था। भारत से चीन सीमा का स्पर्श 3488 किमी है।
यानी भारत चीन की सीमा का जो स्पर्श रेखा है उसकी लंबाई कितनी है? 3488 किमी है। भारत और चीन के मध्य WH जॉनसन के द्वारा मैकमोहन ने वर्ष 1865 में खींची गई मैकमोहन रेखा। ठीक, भारत और चीन के मध्य की जो रेखा है डिवाइडर लाइन है उसको क्या कहते हैं? मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं। यह कब खींची गई? 1865 में खींची गई। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि हिंदी चीनी भाई भाई के नारे के साथ वर्ष 1954 में नेहरू और जोऊ एनलाई के द्वारा पंचशील सिद्धांत पर हस्ताक्षर किए गए थे। यानी एक नारा आपको देखने को मिलेगा, हिंदी चीनी भाई भाई। ठीक, हिंदी चीनी भाई भाई के नारे के साथ वर्ष 1954 में नेहरू और जोऊ एनलाई के द्वारा पंचशील सिद्धांत पर हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है, भारत और चीन के मध्य युद्ध में चीन द्वारा वर्ष 1962 में अक्साई चीन पर नियंत्रण कर लिया गया। जो भारत और चीन के मध्य युद्ध हुआ था 1962 में, उस युद्ध में जो है चीन ने अक्साई चीन पर पूर्ण रूप से नियंत्रण कर लिया। भारत लगभग 38,000 वर्ग किमी का क्षेत्र चीन के नियंत्रण में है। ठीक है, भारत का लगभग 38,000 वर्ग किमी का क्षेत्र जो है चीन के नियंत्रण में हो गया है। आगे देखते हैं। वर्ष 1976 में भारत और चीन के मध्य संबंधों को स्थापित किया गया। कब? वर्ष 1976 में भारत और चीन के मध्य संबंधों को फिर से स्थापित किया गया। प्रधानमंत्री राजीव गांधी के द्वारा चीन की यात्रा के दौरान द्विपक्षीय संबंधों को विकसित करने के लिए वर्ष 1988 में सहमति बनी। ठीक है, यानी वर्ष 1976 में भारत और चीन के मध्य संबंधों को स्थापित किया गया था, लेकिन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के द्वारा चीन की यात्रा के दौरान द्विपक्षीय संबंधों को विकसित करने के लिए वर्ष 1988 में फिर सहमति बनती है। स्वतंत्रता के पश्चात चीन की यात्रा करने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति R वेंकटरमण थे। ठीक है, अगर पूछे कि स्वतंत्रता के पश्चात चीन की यात्रा करने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो आप कहेंगे R वेंकटरमण। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि भारत और चीन के मध्य शांति बनाए रखने हेतु वर्ष 2003 में विशेष प्रतिनिधियों की नियुक्ति की गई। भारत की ओर से ब्रिजेश मिश्रा को नियुक्त किया गया, जो भारत के पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे। भारत और चीन के मध्य एक सामरिक समझौता वर्ष 2005 में किया गया। कब? भारत और चीन के मध्य एक सामरिक समझौता जो है वर्ष 2005 में किया गया। भारत चीन विनिमय वर्ष 2011 में, जबकि भारत चीन मैत्री एवं सहयोग वर्ष 2012 में मनाया गया। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि भारत और चीन के मध्य सीमा सुरक्षा और सहयोग के लिए वर्ष 2013 में हस्ताक्षर किए गए। ठीक है, कि आप मतलब इस सीमा पर कोई भी उथल पुथल नहीं करेंगे। भारत और चीन के मध्य सीमा सुरक्षा और सहयोग के लिए वर्ष 2013 में हस्ताक्षर किए गए। भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2015 में चीन की यात्रा के दौरान आपसी समझौते के अंतर्गत तीर्थयात्रियों के लिए नाथुला दर्रा खोलने का निर्णय लिया गया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है कि नाथुला दर्रा खोलने का निर्णय कब लिया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वर्ष 2015 में चीन यात्रा के दौरान आपसी समझौते के अंतर्गत लिया गया। वर्ष 2018 में भारत और चीन के मध्य पहला भारत चीन अनौपचारिक शिखर सम्मेलन चीन में आयोजित किया गया। ठीक है, वर्ष 2018 में भारत और चीन के मध्य पहला भारत चीन अनौपचारिक शिखर सम्मेलन चीन में आयोजित किया गया। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि भारत और चीन के मध्य दूसरा अनौपचारिक शिखर सम्मेलन वर्ष 2019 में भारत के चेन्नई शहर में आयोजित किया गया। भारत और चीन के मध्य राजनयिक संबंधों के 70 वर्ष पूर्ण होने पर 70वीं वर्षगांठ वर्ष 2020 में मनाई गई। वर्ष 2021 में भारत का चीन के साथ व्यापार घाटा बढ़कर $69 अरब हो गया। ठीक है, वर्ष 2021 में भारत का चीन के साथ जो व्यापार घाटा था बढ़कर $69 अरब हो गया। आगे देखते हैं भारत और नेपाल संबंध के बारे में। हम बात करेंगे अब भारत और नेपाल का कैसा संबंध है, इसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। हम बात करें नेपाल सरकार और सतलज जल विकास निगम लिमिटेड के मध्य 30 वर्ष के लिए बूट के आधार पर एक समझौते पर हस्ताक्षर वर्ष 2008 में किए गए। आगे कह रहा है भारत और नेपाल के मध्य आयोजित सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का आयोजन प्रत्येक वर्ष किया जाता है। इसका आयोजन वर्ष 2011 से किया जा रहा है। भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2015 में नागरिकता को लेकर व्यापक आंदोलन चलाया गया। नेपाल ने भारत पर उस समय आर्थिक घेराबंदी का आरोप लगाया था। वर्ष 2016 में आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम बंदरगाह को नेपाल के लिए तीसरे देश के साथ व्यापार करने के लिए खोल दिया। वर्ष 2017 में नेपाल चीन के वन बेल्ट वन रोड परियोजना में शामिल हो गया। वर्ष 2019 में नेपाल ने एक राजनीतिक मानचित्र जारी किया जो उत्तराखंड के काला पानी सुस्ती को नेपाल में दर्शा रहा था। आगे कह रहा है नेपाल के प्रधानमंत्री ने वर्ष 2021 में भारत यात्रा की, जिसके अंतर्गत कनेक्टिविटीज परियोजना को प्रारंभ करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
मोतिहारी से अमलेखगंज तक पाइपलाइन बिछाई जा रही है। भारत और नेपाल के मध्य सहयोग के लिए एक आयोग स्थापित किया गया है। आगे कह रहा है, भारत और नेपाल के मध्य ब्रॉड गेज पैसेंजर रेल लिंक मार्ग का उद्घाटन वर्ष 2021 में किया गया। यह रेल लिंक जयनगर को कुर्था से जोड़ती है, यानी बिहार को कुर्था से नेपाल से जोड़ती है। नेपाल में वर्ष 2021 में रुपे कार्ड को लॉन्च किया गया। ठीक, दोनों देशों के संयुक्त रूप से 90 किमी और 132 केवी के डबल सर्किट सिलू कॉरिडोर ट्रांसमिशन लाइन और सब स्टेशन का उद्घाटन वर्ष 2021 में किया गया। नेपाल की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना लोअर अरुण विकास से संबंधित समझौते पर दोनों देशों द्वारा वर्ष 2021 में समझौता हुआ। ठीक है, वर्ष 2022 में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का नेपाल का 105वां सदस्य बना। देखिए, ये इम्पोर्टेंट है। वर्ष 2022 में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का नेपाल 105वां सदस्य बना है। ठीक है प्यारे साथियों, आज का सेशन आपको कैसा लगा? अभी ज़्यादा पढ़ाने से क्या होता है कि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, तो आप सब बोर हो जाते हैं। तो रही बात, आज का सेशन हम यहीं पर रखते हैं। आपको वीडियो कैसे लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आपको मतलब कि कोई डाउट्स अगर रह जा रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपके सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे, और ये वीडियो की PDF फाइल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी, जहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, आप लोग ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।